सब जानते थे कि अस्वथ अपनी माँ की दोस्त की बेटी से ही शादी करना चाहता था। एक बार जो कह देता था वह पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन अय्यन समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया। ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना मन बदल लिया और तो और टिया से शादी कर ली। उसने अपने छोटे मामा आदित्य को देखा और मन ही मन में सोचा, ये बात तो इनसे पूछ लूँगा। ये किस खेत की गाजर हैं? अरे नहीं, मूली होता है ना। डिनर के बाद जब अयंस और आदित्य किचन में बर्तन साफ कर रहे थे तो अयंस को लगा कि यही टाइम है अपने सवालों के जवाब जानने का। वो बोला, मॉम बता रही थी कि मामा बचपन से ही नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे, फिर अचानक किसी और से कैसे शादी कर ली? उनका कहा तो पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह होता है। लकीर मिट कैसे गई? मुझे नहीं पता था कि उनका फैसला बदला भी है। इस वाहियात सवाल को सुनकर आदित्य अयंस को घूरने लगा, पर अयंस अपनी ही धुन में बोलता चला गया, मुझे जानना है उन्होंने अपने से 10 साल छोटी लड़की से शादी कैसे कर ली? क्या उन्हें कोई 26, 27, 28 साल की लड़की नहीं मिल रही थी? आदित्य दहाड़ता हुआ बोला, सवाल अपनी उम्र और रिश्ता देख के पूछने चाहिए, पर तुमने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ। मेरी भाभी उज्जवल आंटी की ही बेटी हैं, समझे? भाई अपनी बात से कभी नहीं हटा, बल्कि जब तक भाभी उसको नहीं मिली थी वो एक वैरागी की तरह ही जीता था। कभी किसी लड़की को एक नज़र नहीं देखा, और जब भाभी मिल ली तो उसने उससे शादी कर ली। और यह क्या एज गैप भी की बकवास है? इट्स कॉमन। और जब भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी चुल मची हुई है? ये कहकर वो उसे घूरने लगा और उससे पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी मामी पर लट्टू हो गए? बोलो, सच सच बोलो, झूठ बोलोगे तो नदी किनारे के सांप और डैडी कहना। अयंस ने एकदम से अपना सर झटका और बोला, मामू आप भी क्या सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपनी जनरल फैमिली नॉलेज के लिए पूछ रहा था। और मैं क्यों नदी किनारे के सांप को डैडी बोलूं? मेरे डैड हैं। वो सांप झूठ बोल गया क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था कि वो टिया के प्यार में पड़ गया था। आदित्य ने उसको फिर टटोला और पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो कि भाई ने फाइनली शादी कर ली? पहले सब उनके लिए परेशान थे। दी जीजू, तुम्हारे दादा दादी सब चिंता मुक्त हो गए। अब सब उनके बच्चों का इंतज़ार है, बस वो आ जाए और मुझे चाचू चाचू कहना शुरू कर दे। और तुमको बड़े भैया, सही है ना? अयंस अश्वथ को अपना आइडल मानता था। वो उसे थोड़ा रूड जरूर लगता था, पर वो तो अश्वथ को हालात से बना दिया था। लेकिन दिल से तो अश्वथ एक देवता की तरह ही था और उसके लिए भगवान। लेकिन वो उसे नफरत नहीं करता था। सब लोग जानते थे कि अश्वथ वह इंसान था जिसने सफलता के आसमान तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी और चुनौतियों की चट्टान के ऊपर आर्यन एम्पायर को खड़ा किया था। उसे भी अश्वथ की शादी की खुशी हो रही थी। उसने टिया को अपनी मामी मान लिया था। उसने आदित्य को देखा, वो अब भी चाचू चाचू के सपनों में था। उनको होश में लाते हुए अयंस बोला, मामू कहाँ खो गए? आपके सोचने से बच्चे नहीं आने वाले, मेहनत उनको करनी है। और वैसे भी मामी काफ़ी छोटी हैं, उनके 25 के होने तक का तो इंतज़ार करिए। उन्होंने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, कितना अच्छा सपना था, भाई के 2 बच्चे मुझे चाचू चाचू कहकर मेरे पीछे घूम रहे थे। भांजे तुमने डिस्टर्ब कर दिया, मेरी खुशी किसी से देखी नहीं जाती। रात आर्यन पैलेस। अश्वथ रात को ही बिजनेस के सिलसिले में यूरोप के लिए रवाना होने वाला था। सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी उसकी। टिया सो रही थी। अश्वथ ने उसको अपने ट्रिप के बारे में नहीं बताया था। उसने सोचा कि जब वो सुबह उसे घर में नहीं देखेगी तो समझ जाएगी। अश्वथ तैयार होकर बाहर आया तो ओहस, रचित, ओरियन और बाकी सब वेट कर रहे थे। अश्वथ उनके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। अश्वथ तैयार होकर बाहर आया तो ओहस, रचित, ओरियन और बाकी सब वेट कर रहे थे। अश्वथ उनके साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। सुबह जब टिया की आँख खुली तो उसने देखा कि अश्वथ बेड पर नहीं था। वो आधी नींद में उठी और बाथरूम चली गई और कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे
लिविंग रूम में आई। अस्वथ को वहाँ ना देखकर वो समझ गई कि अस्वथ किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन गया है। फिर वो सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए डाइनिंग हॉल में गई, जहाँ सब लोग अच्छे मूड में थे और कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। आदित्य बोला, भाभी, भाई के आने के बाद हम सब ने गोवा जाने का सोचा है। सब गोवा चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा और इसी बहाने आप दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। ये बात सुनकर टिया अपना सिर खुजाने लगी। वो कंफ्यूज थी कि गोवा क्यों जाना है। उसकी हैरान शक्ल देख के ओरमन बोला, यंग मैडम, हम सब लोग हर 6 महीने बाद गोवा अपने प्राइवेट शिप पर वैकेशन मनाने के लिए जाते हैं। वह क्या है ना, काम करते करते दिमाग ख़राब हो जाता है, तो दिमाग को रिफ़्रेश करने के लिए हम गोवा जाते हैं और फिर वहाँ हमारा रिसोर्ट का बिजनेस भी है। तो एक ही ट्रिप में वैकेशन और बिजनेस दोनों हो जाते हैं। और आपको बता दूँ कि वहाँ अस्वथ के कई सारे प्राइवेट शिप और याट भी हैं जो हमेशा बुक्ड रहते हैं। ओरमन के एक्सप्रेशन को ओजल की एक्साइटमेंट ने दबा दिया। वो चिल्लाते हुए बोली, वाह, कितना मज़ा आएगा ना गोवा में, पूरी फैमिली एक साथ। आई मीन सो एक्साइटेड। गोवा, आई एम कमिंग। इसी बीच आदित्य बोला, क्यों ना आरा को कहें कि वह निया को भी ले आए, कितना अच्छा होगा अगर वह भी आए तो ओजस ने एकदम मासूम बच्चे की तरह पूछा, पर क्यों? ओरमन ओजस की सिलीनेस पर हैरान होते हुए बोला, अरे डिफर, अपने मिराज की सेटिंग करानी है भाई। उसकी जान, जिगर, कलेजा, फेफड़ा सब निया पर अटका हुआ है। वो शो नहीं करता पर ही लव हर सो मच। तो ओजस याद करते हुए बोला, ओहो, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, उसको भी सिट करते हैं, पर आरा उससे क्या कहेगी? बेवकूफ़, आरा अबे की बहन है, वशिष्ठ अंकल की बेटी, और आरा और निया बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वह निया को मना लेगी, डोंट वरी। तो ओजस एकदम से बोला, और उसकी चुड़ैल बहन का क्या? मैं पहले बता रहा हूँ, अगर वो आई तो मैं समंदर में कूद जाऊँगा और तैरकर वापस आ जाऊँगा। तो कुशाल ओजस को हौसला देते हुए बोला, ओ भाई, उस चुड़ैल को कौन इनवाइट कर रहा है? हम निया को इनवाइट कर रहे हैं, उस चुड़ैल को नहीं। वैसे खुद कूदने से बेहतर है उसको पानी में फेंक दे। टिया हैरान होकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसने पूछा, कौन चुड़ैल? आप लोग सच में किसी चुड़ैल को जानते हो? कैसी दिखती है वो? टिया की बात सुनकर सब दंग रह गए और उससे देखने लगे। खुशहाल मोमेंट को एंजॉय करते हुए बोला, है एक चुड़ैल यंग मैडम जो बिग बॉस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि उसे पता है कि बिग बॉस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन वह फिर भी बेशर्मों की तरह उनके पीछे लगी रहती हैं। चुड़ैल की बात की छुट्टी करते हुए ओजल बोली, भाई 2 दिन बाद आएंगे, फिर हम गोवा जाएंगे। वाह, पर कैसे कटेंगे ये 2 दिन? काश मेरे पंख होते तो मैं अभी उड़कर गोवा चली जाती। ओवस हंसते हुए बोला, सपने देखना बंद करो पापा की परी। आदित्य ने बोला, अयंस, अगर तुम्हारे दोस्त भी आना चाहते हो तो उन्हें भी इनवाइट करो, सब चलेंगे। तो अयंस बोला, मामू, इस बार आप लोग घूम आइए। मैंने कॉलेज लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे एक्चुअली काफ़ी कोर्स कवर करना है और फिर यहाँ किसी को बड़े नाना जी के साथ भी होना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम चलूँगा। अयंस को सबने बहुत फोर्स किया चलने के लिए, लेकिन अयंस नहीं माना। फाइनली सबने हार मान ली। अगले दिन कॉफ़ी शॉप आरा ने निया को मिलने के लिए एक कॉफ़ी शॉप पे बुलाया, और जब निया आई तो आरा उसे देख के हैरान रह गई। निया बहुत दुबली पतली हो गई थी। निया बहुत ही सिंपल लड़की थी। वो कन्वेंशनल गुड लुकिंग नहीं थी, पर उसके तीखे नए नक्श किसी का भी मन मोह सकते थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की थी, और कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद अब उसका सपना था खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद से उसे उसके ही घर में नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। घर के सर्वेंट ने भी उसकी इज्जत करनी बंद कर दी थी। यहाँ तक कि उसके डैड भी उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। उसके होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़िलहाल वो वशिष्ठ ग्रुप में मैनेजर थी और उसे यह जॉब उसके टैलेंट से मिला था। निया के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे और ना ही वो बहुत लोगों से बात करना पसंद करती थी। बस आरा ही थी उसकी इकलौती दोस्त, जिसे वो अपने दिल की बात कर लेती थी। निया ने आरा को गले लगाया और दोनों दोस्त
कॉफ़ी पीने बैठ गए। इससे पहले कि निया कुछ बोलती, आरा ने सीधा उससे पूछा, निया, क्या तुम मेरे साथ गोवा चलोगी? प्लीज़ मना मत करना यार, बस एक शॉर्ट एंड स्वीट वेकेशन पर ही जाना है। अश्वथ भाई ने इनवाइट किया है, प्लीज़ चलो। निया आरा की बात सुन के थोड़ी सी बेचैन हो गई और एक गहरी सांस लेके बोली, आरा, मेरे पास बहुत काम है, समझो बात को यार। तो आरा नाराज़ होते हुए बोली, तुम्हें हमेशा ही बहुत काम होता है। सच तो यह है कि तुम अपनी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहती हो। निया ने आरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरा ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और सीधा उसे धमकी दे दी, देखो, अगर तुम नहीं मानी ना तो समझ लो आज से हम दोनों की दोस्ती ख़त्म। आरा को पता था कि काम तो बस एक बहाना है। दिक्कत यह थी कि अगर निया घर पहुंचने में थोड़ा भी लेट होती थी तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसके कैरेक्टर को लेकर उसके डैड के कान भरने लगती थी। इसीलिए वो निया को दोस्ती का वास्ता दे रही थी। निया आरा को मनाते हुए बोली, तुम ऐसा मत करो प्लीज़, तुम्हारे अलावा हमारा अपना कोई नहीं है, एक तुम ही तो हो जो हमें समझती हो, ऐसा मत कहो। आरा ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हार कर रूहांसी होती हुई निया बोली, ठीक है मैं आऊँगी, तुम दोस्ती तोड़ने की बात मत करो प्लीज़, बताओ कब चलना है। आरा जो सीरियस होने का नाटक कर रही थी, उसके चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान आ गई और वो खुशी से निया के गाल पर किस करते हुए बोली, 2 दिन बाद। निया, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो निया उसका हाथ पकड़कर बोली, ठीक है मैं रेडी हूँ। शाम, निया का घर। जब निया घर लौटी तो वो बहुत टेंशन में थी। उसे पता था कि घर घुसते ही उसे मिस्टर सहाय की तीखी बातों का सामना करना पड़ेगा। निया को देखते ही मिसेस सहाय ने उसे ताना मारा, देखो आ गई महारानी, ऐसे आ रही हैं जैसे बहुत अच्छा काम करके आई हो। ये टाइम है घर आने का, क्या तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल नहीं है? इतनी देर कहाँ थी? मिस्टर सहाय वहीं सामने बैठे थे, पर मिसेस सहाय ने निया को जलील करना शुरू किया। एक यह है जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और एक चारवी है जिसे हमारे घर की इज्जत की इतनी चिंता है कि वो अगर घर से बाहर एक कदम भी रखेगी तो आपसे पूछेगी। निया बिना इस बात का जवाब दिए अंदर अपने कमरे में जाने लगी तो मिस्टर सहाय गुस्से में बोले, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इतनी बदतमीज़ कब से हो गई तुम? तो निया बिना कुछ बोले उनके सामने गई और खड़ी हो गई। उसे अब इन बातों की आदत हो गई थी। मिस्टर सहाय चिल्लाए, इतनी देर तक कहाँ थी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि घर आने का टाइम क्या है? तो निया बोली, आरा ने मुझे। इससे पहले निया अपनी बात पूरी कर पाते मिस्टर सहाय खड़े हुए और उन्होंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। निया लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई, पर वह बिल्कुल भी नहीं रही। ये पहली बार नहीं था जब मिस्टर सहाय ने निया के साथ ऐसा बेरहमी वाला बर्ताव किया था। कई बार मिस्टर सहाय ने निया को मारा था। ये लोग उसके ही घर में शान से रहते थे और जिसका घर था वह नौकरानी की तरह रहती थी। निया ने नज़रें उठाकर मिस्टर सहाय को देखा, फिर नज़रें झुका ली। मिसेस सहाय अच्छी बनते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? ठीक है वह लेट आ गई, लेकिन बता तो रही है ना कि अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। चारवी ढोंग करते हुए बोली, डैड एक बार बात तो सुन लीजिए। आरा ने रोक लिया, होगा दोनों बेस्टीज़ हैं। मिस्टर सहाय किसी की बात सुन के राजी नहीं थे। उन्होंने गुस्से में पूछा, क्यों गई थी आरा से मिलने और इतनी देर क्यों लग गई? ये था निया के घर का माहौल, लेकिन फिर भी उसे आरा से उसकी दोस्ती नहीं खोनी थी। इसीलिए उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, पर वो आरा के साथ घूमने जाएगी। और आरा ने भी इस बार सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, निया और मिराज की सेटिंग तो वो करा के रहेगी, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सही गलत कुछ भी। आरा को अच्छे से पता था मिराज निया को बहुत पहले से चाहता है और वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सोचकर निया बोली, मिस्टर आर्यन ने मुझे अपनी फैमिली ट्रिप पे गोवा इनवाइट किया है। ये सुनते ही चारवी के कान खड़े हो गए और वो तुरंत बोली, डैड निया को जाने दीजिए। आर्यन फैमिली बहुत ही डिसेंट और रेस्पेक्टेबल फैमिली है और मैं भी उनके साथ इसके साथ जाऊंगी। डैड आई प्रॉमिस कि मैं इसमें नज़र रखूंगी, कुछ गलत नहीं करने दूंगी इसे। ये कहकर दोनों माँ बेटी मिस्टर सहाय को मनाने लगी। मिस्टर सहाय बोले, ठीक है इस बात पर मैं राज़ी हूँ,
अच्छे से नज़र रखना इस पर। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से सहाय फैमिली का नाम खराब हो। ये सुनते ही चार्वी एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली, थैंक यू डैड, आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू डैड, और उनके गले लग गई। ये देखकर निया को बहुत बुरा लगा और वो अपने कमरे में चली गई। निया घर के स्टोर रूम में रहती थी। किसी तरीके से जुगाड़ करके उस स्टोर को थोड़ी ठीक सी लुक दे दी गई थी। निया रूम में आकर बिस्तर पर लेट गई। कभी कभी तो उसका मन करता था कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जहाँ एक तरफ निया रोते रोते सो गई, वहीं चार्वी बहुत हवा में उड़ रही थी। आखिर वो अस्वथ के लग्जरी क्रूज़ पर जाने वाली थी। उसने इस बार अस्वथ को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वह खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी जब उसकी माँ मिसेस सहाय उससे आके बोली, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, अस्वथ को अपने जाल में फंसा ही लेना। एक बार वो फंस गया ना तो राज करोगी, समझी? तो चार्वी बोली, यस मॉम, डोंट वरी, इस बार का प्लान ज़रूर पूरा होगा। इस बार वह बच नहीं पाएगा, और अपनी माँ को प्लान बताने लगी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन आर्यन परिवार को गोवा जाना था। सब लोग मुंबई सी पोर्ट पर थे। टिया और ओजल तो पहले ही क्रूज़ के अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब सबने आरा और निया के साथ चार्वी को भी आते देखा तो वो लोग उसे गुस्से में घूरने लगे। आदित्य ने आरा को इशारा करके बुलाया। आरा आई तो आदित्य बोला, इस चुड़ैल को क्यों लाए हो? तो आरा बोली, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसे लेकर आकर खुश हूँ। निया को उसके घटिया बाप ने इस चुड़ैल के साथ भेजा है, वरना निया आ ही नहीं पाती। तो आदित्य गुस्से में बोला, उसके बाप की तो मैं, और पैर पटकने लगा। उसने खुशहाल से कहा, फेंको समुद्र में, और ओजस तुम कूद जाओ। थोड़ी देर में सब क्रूज़ पर आ गए और हैरान होकर चार्वी को देखने लगे। मिराज ने जब निया को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। ओरियन बोला, देख भाई, तेरी कितनी फिक्र है हमें। तेरी जाने मन को ले आए, पर साथ में ये चुड़ैल भी आ गई। पर डोंट वरी, हम तेरी शादी करा कर रहेंगे। इस चुड़ैल को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि अस्वथ का पीछा छोड़ देगी हमेशा हमेशा के लिए। सबका ध्यान चार्वी पर था, लेकिन मिराज का ध्यान सिर्फ निया के चेहरे पे था, और वो उसकी उदासी देख सकता था। क्रूज़ पर सबको रूम दिए गए। आरा और निया एक रूम में थी, चार्वी को अलग रूम दिया गया। टिया अपना रूम देखकर हैरान थी। वो कमरे का हर कोना देख रही थी। उस कमरे में हर चीज़ कॉस्ट्यूम मेड थी। टिया की एक्साइटमेंट देखकर अस्वथ और खुश हुआ। अस्वथ को देखकर टिया एक बच्चे की तरह खिलखिला उठी और बेड पर कूद गई और लेटते हुए बोली, वाह, कितना अच्छा है ना सब कुछ। टिया रोल होते बोली, सर। तो अस्वथ बेड के पास आकर लेटते हुए बोला, हाँ कहो, सुन रहा हूँ। टिया ने हैरान होकर पूछा, क्या आपके पास चॉपर भी है? अस्वथ टिया के पास आते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ है, और जो नहीं है वो खरीद सकता हूँ। तुम बोलो क्या चाहिए? टिया चॉपर वाली बात सुन के हैरान थी। सच में आप इतने रिच हैं? आप तो कॉमिक प्रिंस हो। आपके पास तो बहुत पैसा होगा ना? क्या निया का दिल जीत पाएगा मिराज? क्या षड्यंत्र रचेगी चार्वी सहाय? क्या टिया और अस्वथ का प्यार चार्वी के प्रेम की मार को झेल पाएगा, या फिर अस्वथ चार्वी के जाल में फंस जाएगा? अस्वथ उसके इस सवाल पर हंस पड़ा और बोला, क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं रिच रहूं? टिया जल्दी से बोली, मैं ऐसे क्यों जाऊंगी भला? और आपको पता है मुझे मोमोज खाने थे, पर डेबिट कार्ड यूज़ करना ही नहीं आया। अस्वथ उसकी बात सुन के हंस पड़ा। टिया का वही मुंह बन गया। ये देखते हुए अस्वथ बोला, वैसे क्या तुम्हें पता है हम सिर्फ घूमने नहीं आए हैं? टिया ने सिर खुजाते हुए पूछा, हम घूमने के अलावा और क्या करने आए हैं? और अस्वथ को आस भरी निगाहों से देखा। अस्वथ मिसबिहेव स्माइलिंग देते हुए बोला, हनीमून मनाने आए हैं। और उसने टिया की नाक से अपनी नाक को टच किया। टिया ने एकदम मासूमियत से पूछा, हनीमून, ये क्या है? कोड फेस्टिवल है क्या? अस्वथ ने यह सुन के अपना सर पकड़ लिया। तभी इंटरकॉम पर आदित्य का कॉल आया। अस्वथ ने उससे कहा, ओके, अभी आ रहा हूँ। उसने टिया से कहा, तुम रेस्ट करो, मैं अभी आया, और बाहर चला गया। क्रूज पर सब लोग चार्वी को गालियाँ दे रहे थे। अस्वथ को आता देख सबने उसे चार्वी के बारे में बताया। अस्वथ सबको शांत करते हुए बोला, डोंट वरी,
उसका भी इंतज़ाम कर लेंगे, पर फ़िलहाल निया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें निया पर ध्यान देना है, ना कि उस पर। सब थोड़े रिलैक्स हुए। जहाँ सब निया के बारे में सोच रहे थे, चार्वी को अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो अपनी ही धुन में थी। वो अपनी माँ को क्रूज़ के बारे में बता रही थी कि कितना लिवस हैं सब यहाँ, कि वो कितनी खुश हैं, कैसे वो क्रूज़ के स्टाफ पर हुक्म चला रही है, उनको ये कहकर कि वो अस्वद की होने वाली वाइफ है और वो सब उसे लेडी वो समझे। लेकिन सब जानते थे। वहाँ का सारा स्टाफ चार्वी की बेवकूफ़ी पर मन ही मन हंस रहा था, या उसे पागल समझ के उसके ऊपर तरस खा रहे थे। वो गेस्ट थी, सिर्फ इसीलिए उसकी बात मानी जा रही थी क्योंकि अस्वद ने उन्हें किसी की भी डिसरिस्पेक्ट न करने की ट्रेनिंग दी थी, वरना उनका जी तो उसे समुद्र में फेंकने का कर रहा था। चार्वी ने जब स्टाफ से पूछा कि अस्वद का रूम कौन सा है, तो उन्होंने उसे नहीं बताया, तो उसे गुस्सा आ गया और उसका फीमेल स्टाफ से झगड़ा हो गया। ये शोर सुनकर सब वहाँ आ गए। सिर्फ टिया और निया, जो अपने कमरे में सो रहे थे, वो नहीं आए। बाकी सब वहाँ थे। अस्वद वहाँ आया तो गुस्से हो गया और चीख के बोला, ये क्या हो रहा है? इतना शोर किसी लिए? क्या तमाशा चल रहा है? अस्वद के आते ही स्टाफ थोड़ा नर्वस हो गया। उन्होंने उसे विश किया। गुस्से में लाल चार्वी बोली, अस्वद, ये सब मेरे साथ ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं। मुझे बता नहीं रहे कि तुम्हारा रूम कौन सा है? इमेज जी, मुझे तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को। अस्वद को शिकायत करके चार्वी ने टीना को ये एक डेविलिश स्माइल दी, जैसे कि कह रही हो कि अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। पर उसे क्या पता था कि उल्टा उसी की बेइज्जती होने वाली है। टीना ने चार्वी की बात पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। टीना एक ट्रेंड मैरिटियल आर्टिस्ट थी, मार्शल आर्टिस्ट थी और स्टाफ की हेड होने के साथ साथ अस्वद की फीमेल बॉडीगार्ड थी। वो कुछ देर शांत खड़ी रही और फिर अस्वद से बोली, बिग बॉस, ये आपका रूम पूछ रही थी। जब हमने नहीं बताया तो झगड़ा करने लगी। अपने आप को फ्यूचर लेडी बॉस कह रही हैं। जब आज तक आपने कभी हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, तो ये हमारे बॉस आप हैं या कि ये कहकर वो चार्वी को घूरने लगी। अस्वद जानता था कि टीना मुँह फट है, पर झूठी नहीं, और चार्वी की सच्चाई तो उसे हमेशा से पता थी। उसने टीना को देख के बोला, ये मेरी कुछ नहीं है टीना। टीना चार्वी के सामने जाकर खड़ी हो गई। चार्वी को लगा कि टीना उससे माफ़ी मांगने वाली है, पर उसकी एक गलतफहमी एक ज़ोरदार तमाचे ने दूर कर दी। टीना ने इतनी ज़ोर से चार्वी को तमाचा मारा कि वो लड़खड़ा के फ्लोर पर गिर गई। चार्वी शर्म से लाल हो गई और चिल्लाते हुए खड़ी हुई और टीना पर भड़कते हुए बोली, यू बिच, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चार्वी साहब पर हाथ उठाया? तेरी औकात ही क्या है? मेरे सामने 2 टके की। तभी वहाँ एक दहाड़ गूंजी। अस्वद गुस्से में आग बबूला हो रहा था। एनआउट जस्ट सेट अप। अस्वद को गुस्से में देख आदित्य ने भी लगे हाथ मौके का फ़ायदा उठा लिया। उसका मन कब से चार्वी को सुनाने का कर रहा था। वो बोला, तुमसे किसने बदतमीजी की? तुम खुद झगड़ा कर रही थी। यू डिज़र्व इट। बड़ी आई मेरे भाई की बीवी बनने वाली। तुम किसी भी एंगल से मेरे भाई के लायक नहीं हो। चार्वी को जलील करके अब उसके दिल को ठंडक पहुंच रही थी। अस्वद गुस्से में बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत थी खुद को मेरी फ्यूचर वाइफ कहने की? सीरियसली वे? चार्वी कुछ नहीं बोल पाई। अस्वद बोला, तुम हो कौन मेरे लोगों पर ऑर्डर झाड़ने वाली? यह सब तमाशा सुनकर अस्वद का दिमाग खराब हो रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई खुद को उसकी फ्यूचर वाइफ कहे। उसकी वाइफ टिया थी। चार्वी को आज पहली बार बुरा लग रहा था। वो चार्वी जो दूसरों की बेइज्जती करने से कभी पीछे नहीं हटती थी, आज वो चुपचाप बेइज्जती झेल रही थी। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन लोगों के साथ वो बदतमीजी करती थी, उन्हें कैसा लगता होगा। वह बेशर्मों की तरह खुद को अस्वद की फ्यूचर वाइफ कहती रहती थी, जबकि अस्वद कभी भी उसे शादी करने नहीं वाला था। टीना गुस्से से भरी हुई थी और वो चार्वी को जलील करती चली गई। वो बोली, तुम उसी साए खानदान की बड़ी बेटी हो ना, जिसके बाप ने दौलत के लिए शर्मा खानदान की बेटी को अपने जाल में फंसाया था। सीरियसली, तुम लोग दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हो, और जैसा बाप वैसी बेटी। तुम भी कुछ भी कर लोगी ना पैसे के लिए। खुद को बेचना भी पड़े तो तुम पीछे नहीं हटोगी। बेशर्म कहीं की। तुम्हारी खूबसूरती से लोग तुमसे
अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर जब उन्हें तुम्हारा ये बदसूरत मन दिखेगा तो कोई अच्छा लड़का तुम्हारी तरह दिखेगा भी नहीं। और तुम्हारी जैसी, क्या कहा था तुमने, 2 टके की लड़की, यही ना? तो तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़की से हमारे बिग बॉस शादी करेंगे। हमारे बॉस किसी की खोखली खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई से, नीयत से प्यार करते हैं। अब तक चार्वी की आंखों में आंसू भर आए थे। उसे टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो गर्दन झुकाए चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। अश्वथ खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, उस लड़की की कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। यू वर्क फॉर मी नॉट फॉर हर। चार्वी सीधे आरा और निया के कमरे में गई और वहाँ उसने निया को चैन से सोते हुए देखा। उसने गुस्से में निया के ऊपर पानी फेंक दिया। निया एकदम से घबरा के उठी और अपने भीगे कपड़ों को देखने लगी। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, गुस्से में लाल पीली हो रही चार्वी निया को थप्पड़ मारने लगी। निया के गाल सूज गए थे, होंठ कट गए थे और उसने खून बह रहा था। कुछ देर तक तो बेचारी निया मार खाती रही, पर जब चार्वी रुकी नहीं तो निया के सब्र का बांध टूट गया और उसने चार्वी का हाथ पकड़ लिया। तभी चार्वी के कान के पीछे बम का धमाका हुआ। निया ने पलटकर उसके मुंह पे एक करारा थप्पड़ जड़ दिया था और फिर उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान आरा भी कमरे में आ गई थी और उसने देखा कि निया चार्वी को सही तरह से धो रही है, तो वो बहुत खुश हुई। उसे समझ आ गया था कि चार्वी अपना गुस्सा निया पर उतारने आई थी, लेकिन निया ने आज उल्टा उसका ही इलाज कर दिया। मार खाती हुई चार्वी गुस्से में पागल हो गई थी। वो बोली, तेरी इतनी हिम्मत, मैं डैड से तेरी कंप्लेन करूंगी और वो तुझे मार मार के अधमरा कर देंगे, यू बिच। इससे पहले कि चार्वी के मुंह से एक शब्द और निकलता, निया ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे एक और तमाचा दे मारा और बोली, तुम उसके अलावा कर भी क्या सकती हो? जब भी कुछ होता है तो अपने बाप के पीछे जाकर छुप जाती हो। मुझे समझ क्या रखा है, मैं तुम्हारा प्यूनचिक बिग हूँ कि जब चाहे आकर अपना गुस्सा उतार लिया। और हो तुम और तुम्हारे माँ बाप निहायती बेशर्म और घटिया इंसान हो। तुम सब अपने आप को समझते क्या हो? क्या टैलेंट है तुम्हारे पास? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे पास लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने का टैलेंट है। क्यों, सही कहा ना? और ये कहकर उसे एक थप्पड़ और दे मारा। चार्वी समझ नहीं पा रही थी कि यह हो क्या रहा है। उसने एक आखिरी कोशिश की निया को दबाने की। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अब तो तुम्हें घर से निकलवा के ही ना ही पड़ेगा। तुम अपनी औकात भूल गई हो, तुम अब नहीं बचने वाली। निया के चेहरे पर एक खूनी मुस्कान उतर आई और वो बोली, औकात? तुम क्या मुझे घर से निकालोगी? तुम जानना चाहती हो ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत को सेलिब्रेट करने। मेरी फॉरेन में एक स्टेबल जॉब लग चुकी है। ये सुनते ही चार्वी दंग रह गई। चार्वी के चेहरे का रंग उड़ते हुए देख निया और को मज़ा आया। वो बोली, मैंने बहुत पहले ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और सेलेक्ट भी हो गई थी, तो तुम और तुम्हारे माँ बाप मुझे क्या निकालेंगे? इस वेकेशन के ख़त्म होते ही मैं खुद ही यहाँ से फ़ॉरेन चली जाऊँगी, समझी? और फिर एक तमाचा मारा चार्वी के मुँह पे। और माय डियर, ज़्यादा उछलो मत और औकात की बात तो बिल्कुल मत करना। तेरे बाप ने मेरी माँ शर्मा खानदान की राजकुमारी को फंसाया था। तुम लोगों ने हमसे हमारी दौलत छीन ली, मेरी माँ को मार डाला और जिस दौलत की डींगे तुम मार रही हो ना, वो मेरी है। पर कोई बात नहीं, क्या है ना शर्मा फैमिली, तुम जैसे भिखारियों को दान देती रहती हैं, तो इस दौलत को भी मेरी दी हुई भीख समझो, ओके? ये कहकर निया ने चार्वी के बालों से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। चार्वी को कमरे से बाहर कॉरिडोर में पटकते हुए निया बोली, भले ही मिस्टर सहाय ने तुम्हें मुझ पर नज़र रखने के लिए भेजा हो, पर मुझे अच्छे से पता है कि तुम अश्वथ भाई को परेशान करने आई हो। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे जैसी जाहिल लड़की उनकी बीवी कभी नहीं बन सकती। तो ये डींगे हाँकना बंद करो और यहाँ से जाने के बाद अपने माँ बाप से कहना कि आइंदा अगर उन्होंने मुझे परेशान किया तो मैं उन पर मेरे साथ मारपीट का, मेरी प्रॉपर्टी हड़पने का और ना जाने कितने और केसेस कर दूंगी। तुम लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। अगर मैंने मुंह खोला ना तो तुम और तुम्हारे माँ बाप बीच बाजार में नीलाम हो जाएंगे। तुम अच्छे से जानते हो ना कि आरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है
वो मेरा पूरा साथ देंगी तुम लोगों की अक्ल ठिकाने लगाने में। और सहाय फैमिली इतने भी पावरफुल नहीं है कि वशिष्ठ फैमिली का मुकाबला कर सके। और जो तुम लोगों को बड़ा बनाती फिरती हो ना कि मैं सहाय खानदान की बड़ी बेटी हूँ, ये हूँ वो हूँ, कोई टैलेंट नहीं है तुम में, बस मुंह पे मेकअप पोत कर घूमती रहती हो। नेहा के गुस्से की आज कोई सीमा नहीं थी, वो बस चारवी पर बरस रही थी। उसकी आवाज़ पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। आज तक जितने भी कांड तुमने किए हैं उसका पाप मेरे सर पर मढ़ती रही हो और खुद को प्योर दिखाती रही हो। तुम्हें क्या लगता है किसी दिन यह सच किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कितनी प्योर हो? वैसे तुम्हारी हिम्मत और बेशर्मी दोनों की दाद देनी पड़ेगी। अश्वत्थ भाई के क्रूज पर अपनी बेइज्जती की परवाह किए बिना ही मुझे मारने पीटने पर उतर आई। आरा यह लड़ाई देख के खुशी से नाच रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह निया के लिए तालियां बजाए। मेराज भी उसी तरफ आ रहा था और जब उसने निया को ऐसा करते देखा तो वो हैरान रह गया। उसे एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। उसे समझ आ गया था कि आज फाइनली निया ने खुद के लिए स्टैंड ले ही लिया है। यह बात किसी को पता नहीं थी कि निया मार्शल आर्ट में माहिर थी और वो किसी की भी धुलाई कर सकती थी। चारवी खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और जाते हुए निया को धमकी देने लगी। तुम्हें तो मैं देख लूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। निया चारवी की इन वाहियात धमकियों को सुनकर ताली बजाना चाहती थी। उसका मन हंसने को कर रहा था। चारवी कितनी ज़्यादा बेशर्म थी ये उसे आज पता चल गया था। मेरा दूर से सब देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि चारवी को उठाकर समंदर में फेंक दे, पर वो उस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। चारवी अपने रूम में गई और उसने सीधे अपने माँ बाप को कॉल किया और रो रो कर पूरा नमक मिर्ची लगाकर बताने लगी कि निया ने उसे कितना मारा है और वो कैसे उसे परेशान कर रही है, कैसे उसे बदला ले रही है। चारवी इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी कि मिस्टर सहाय हमेशा उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे। एक बार फिर वो गुस्से में आग बबूला हो गई और निया को शांत करते हुए बोले, डोंट वरी बेटा, उस लड़की को आने दो, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उसे ज़रा भी तमीज़ नहीं है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती हो, लेकिन वो है कि और आज तो हद ही पार कर दी। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें मारा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं उसे देख लूँगा। अपने पापा की ये बात सुन के चारवी को थोड़ा आराम मिला। आरा एक्साइटेड होते हुए बोली, निया तुमने तो कमाल कर दिया, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हम दोनों मिलकर उसकी पिटाई करते, मैं भी अपना हाथ साफ कर लेती। उसको देख कर ही उसका खून करने का मन करता है। पर यार क्या मारा है तुमने उसे, वाओ, मुझे तो बहुत मज़ा आया। उसकी शक्ल देखने लायक थी। तुमने मार मार कर उसका चेहरा सुझा दिया। अब जब आईने में अपनी शक्ल देखेगी तो खुद को पहचान नहीं पाएंगी। निया ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और मिराज उसे देख के जा रहा था। उसने पहली बार निया को ऐसे खुल के हंसते हुए देखा था। आरा भी निया को इतना खुश देखकर बहुत सरप्राइज थी। सरला ने अपनी पहली बार निया फ्री फील कर रही थी, नहीं तो वो हमेशा घर के हालातों के बोझ तले दबी रहती थी। निया ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगली बार हम दोनों उसके बैंड बजाएंगे, ओके? तो आरा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। यू नाउ वाट, तुम हंसती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो, अपनी लाइफ जियो यार। आरा की बात सुनकर निया को ये एहसास हुआ कि वो कुछ देर पहले खुल के हंस रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। निया हैरान थी। आरा बोली, तुम्हारा फेस भी सूज गया है, मैं ऑर्नामेंटल लगा देती हूँ। निया ने अपने चेहरे पर लगी चोटें महसूस करी और आरा के साथ चल पड़ी। मिराज को भी निया की टेंशन हो रही थी, वह उसकी केयर करना चाहता था, तो वह जल्दी से आया और उसने डोर नॉक किया। आरा बोली, कमिंग, और आरा दरवाज़ा खोलने गई। जब आरा ने मिराज को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो बोली, भाई आप कब आए? तो मिराज उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। आरा ने निया की नज़रों से बचते हुए मिराज को आंख मारी। निया ने भी मिराज को देखा। वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मिराज को ये समझ आया तो वो बात को नॉर्मल करने के लिए बोला, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था और मैंने देखा कि चारवी और निया, तो निया डर गई। कैसी लगी चारवी इस बेइज्जती का बदला बेचारी निया से? क्या होगा उसका पलटवार? क्या मिराज और आरा उसे बचा पाएंगे या फिर निया को चुकानी होगी एक भारी कीमत अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने की?